जय हिंद साथियों, मैं बिल्कुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार ऑफिशियल वेब क्लासेस में। दोस्तों, हमने आज से स्टार्ट किया अपने इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको सबसे पहले हम पिछले साल 2021 में जो यूरोपीय ट्रिपल एस सी पैट का एक बढ़िया सा एग्जाम हुआ था, जिसमें आप में से कुछ बच्चों ने ये एग्जाम दिया भी होगा। तो सबसे पहले हम उसी को फोकस करते हैं। 2021 में जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम आया था उसको हम करा देते हैं आपको। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन इवनिंग में मैं स्टार्ट करूँगा। डेली एक प्रैक्टिस सेट आपका यही पर होगा। ठीक है बच्चा, चलें आगे चलते हैं, देखते हैं आपकी तैयारी है कितनी खास। ठीक, कॉपी पेंसिल लेकर के बैठ जाए, एक एक क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करें। समझ में आ रही है बात? भाई कोई मम्मी पापा तो कहने वाले हैं नहीं, आपको खुद जांचना रखना है आपको कि आपने कितनी पढ़ाई कर ली है और कहाँ तक आप पहुंचे हैं, कितना टारगेट आप कर पा रहे हैं। केवल जीएस की बात यहाँ पर होगी, क्योंकि आप जानते हैं हमारे चैनल ओनली जीएस पर काम करता है। ठीक है, तो देखेंगे यार, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम आपका आया था शिफ्ट 1 में, सेट नंबर 1 है। प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन आपको मिलेगा पेट का 24/8/2021 में, जो सुबह की मीटिंग में एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। चले भैया, जीएस और प्लस साइंस के भी क्वेश्चन मैं इसमें आपको कराऊंगा। ठीक है जी हाँ, साइंस और जीएस दोनों के क्वेश्चन मैं इसमें आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक, देखें जरा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया बेटा, देखेंगे यार। विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रम अनुसार सही क्रम बताइए। मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से हिस्ट्री में ये सारे क्रम याद करवाए थे, बताया था कैसे याद करने हैं। ठीक है, जिस बच्चे ने उस टाइम मेहनत कर ली होगी उसको यहाँ कोई दिक्कत आने वाली नहीं। समझ में आ रही बात? चलिए बात करते हैं आगे। तो क्या क्या दिया गया? शेर शाह दिया गया, अकबर दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी दिया गया और इल्तुतमिश दिया गया। समझ में आ रही है बात? देखना जरा कैसे कैसे स्टार्ट होने इसका आंसर अगर हम बात करें। सॉल्यूशन नंबर 1, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? चलो जी, बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, आपकी जगह हमारी यहाँ पर बची हुई है अभी। सॉल्यूशन नंबर 1, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको बता रखे हैं, फर्स्ट का 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चलो पहले हम अपने हिसाब से इनको सेट कर लेते हैं, फिर आंसर चेक करेंगे। तो जैसा अगर बात करें, सबसे पहले कौन आए थे बताना जरा, ये अपनी कॉपी में आप नोट करते रहेंगे। सबसे पहले इल्तुतमिश आया, इसके बाद कौन दिया गया? अच्छा, ये मलुक वंश से, ये भी याद रखना, ये कहाँ से थे? मलुक वंश से थे। ठीक है, और टाइमिंग की अगर बात कर लें, चलो टाइमिंग तो यहाँ पर दिया नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनका टाइमिंग क्या था। 1211 से 1236 ये इनका टाइमिंग था। इल्तुतमिश के बाद कौन दिया है? जी हाँ, खिलजी आ जाएंगे फिर, और खिलजियों में कौन आएगा? अलाउद्दीन। कौन सा वंश है ये? खिलजी वंश है। ठीक है, और टाइमिंग की अगर बात कर ले तो याद रखना 1200 कब आए थे? 96 से। क्लियर बात समझ में आ रही है? 1296 से 11 से 36, और खिलजी क्या था? 96 से 16। 96 से 16। इसके बाद कौन दिया है? अकबर दिया हुआ है। और कौन? अकबर तो सबसे आखिर में मिलेगा। शेर शाह दिया, मैंने बताया था ना आपको 15 वर्षों के लिए कौन आए थे? शेर शाह। और कौन सा वंश था ये? सूरी वंश था। और टाइमिंग की बात करें, हुमायूं को भगा दिया था 1540 से, कितना था? 1555। वो फिर दोबारा से वापसी आ गया था 55 में, 1 साल के लिए शासन किया था, फिर अपना हैप्पी बर्थडे मना लिया था। चलो इसके बाद बात करें, सबसे लास्ट में आ जाता है अकबर। अकबर के अलावा और तो कोई नहीं है ना? हाँ, बस 4 ही है ना? तो देखिए जरा, तो मुगल आ जाएंगे, मुगल वंश सबसे आखिर में आएगा, ये बात याद रखना। क्लियर बात समझ में आ रही है ना? चलो इसका टाइमिंग देख लो, 1556 से 1605, काफी लंबा टाइम उन्होंने बताया है ना? चलो ठीक है भैया, तो आपका आंसर हो जाता है क्या? भाई सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले चौथा आएगा, सॉरी सबसे पहले चौथा आएगा, फिर कौन सा आएगा बताना यार? फिर तीसरा आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, और फिर कौन आएगा? सेकंड आएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाता है बी, करेक्ट। सॉल्यूशन नंबर 2। बहुत फास्ट सीरीज में बना रहा हूँ, उसको बहुत जल्दी से देखें जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपके सामने दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स
वाज कॉन्टेम्पररी ऑफ शिवाजी। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे, यानी शिवाजी के समय में कौन थे। ठीक है, तो बताना जरा शिवाजी के समय में कौन थे, जल्दी से बताइए जरा। बस शिवाजी का जो टाइमिंग था, तो टाइमिंग आपको याद रखना है। इस टाइमिंग के बीच में शिवाजी थे, और इसी टाइम में कौन थे यहाँ पर बताना जरा। इसी टाइम में कौन थे, संत तुकाराम। संत तुकाराम कौन सा ऑप्शन पर है, ए पर, क्लियर हो जाता है। सॉल्यूशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर एक नाम और किया गया शंकराचार्य, है ना, शंकराचार्य। ठीक है, और याद रखना शंकराचार्य का जो टाइम है वो 788 से 820 है। शंकराचार्य पूरे भारत में आधा अद्वैतवाद का, इसको भी लिख लेंगे आप, अद्वैतवाद का प्रसार। ठीक है, तो नोट करके लिख लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, सभी को बता दिया, वारेन हेस्टिंग, मैंने बताया था आपको, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, और टाइमिंग क्या था याद रखना, 1774 से 1785, ये इनका टाइमिंग था। और आपका आंसर हो जाता है कौन सा, बी, बी करेक्ट हो जाता है। सॉल्यूशन नंबर 4। चलो, चकर संहिता संबंधित है, बताएं जल्दी से यार। भाई चरक कौन थे, एक विद्वान थे, और विद्वान के किसके, आयुर्वेद के। चरक कौन थे, आयुर्वेद के विद्वान थे। तो यहां से अगर हम बात करें तो चिकित्सा आ जाएगा आंसर, बी। चरक संबंधित थे चिकित्सा से, क्लियर है। सॉल्यूशन नंबर 5 देखना यार, क्या बताया, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट इज इनकरेक्ट मैच, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताएं जल्दी यार कौन सा है इनमें से, क्या क्या दे रखा है, BC 261 कलिंग युद्ध, बिल्कुल सही है। ठीक है, और AD 78 शंख संवत की शुरुआत, AD 622 कमेंसमेंट ऑफ मुस्लिम एरा, हाँ ये भी सही है। ठीक है, 622 में ही मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। हाँ ये औरंगजेब की मृत्यु, ये गलत है भाई, है ना, क्योंकि औरंगजेब कब मरा था हमको पता था, औरंगजेब 1707 में मर गया था। कब मर गया था, 1707 में, तो डी इसका गलत हो जाता है। 1707 में मृत्यु हुई थी। औरंगजेब। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 6 देखिए फिर आगे नंबर 6 पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन से ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं, जल्दी से बताया जरा। दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बताएं जल्दी जरा। गोल्ड मैन और गोल्ड ओल्ड ग्रांड ओल्ड मैन, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाता है, दादा भाई नौरोजी। क्लियर है बात, चलो जी आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बताया 7 में, सन 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू किए गए थे। मैंने आपको बताया था होम रूल लीग जो स्टार्ट किया गया था 1915 में, वो 2 व्यक्ति ने स्टार्ट किया था, एक तो एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था, और साथ में कौन थे, तिलक। ए इसका सही हो जाता है, तिलक प्लस एनी बेसेंट। क्लियर है बात। एनी बेसेंट बाद में अध्यक्ष बनाई गई थी फिलोसॉफिकल सोसाइटी वाली, जो मैंने आपको कराया था। ठीक, चलो वाच को आप पढ़ लेंगे। नंबर 8 पर आ जाते हैं, हाँ फास्ट चलेंगे एकदम। क्या बताया गया, निम्न का मिलान कीजिए भैया, बताना जरा। अब यहां से सवाल आ जाएगा। सबसे पहला दे रखा है ब्रह्म समाज, सामने कौन कौन दे रखे हैं, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, मोहन राय, श्री धरालो नायडू या ज्योतिबा फुले। तो याद रखना
राजा राम मोहन राय। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो जी आगे। अच्छा इनका टाइम भी आप नोट कर लें, 1828, ठीक है। उसके बाद आर्य समाज, और क्या लगता है सामने? आर्य समाज किसके द्वारा हो जाएगा बताना जरा भैया? दयानंद सरस्वती। टाइमिंग 1875। आगे की बात करें, अच्छा बी पर आ गया, सी लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन किसने लिखा था बता देगा भैया? विवेकानंद जी ने। 1897 इसका टाइमिंग रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट मैं आपको लिखा रहा हूं। उसके बाद सत्य शोधक समाज, ठीक है, और ये बनाया था ज्योतिबा फुले ने, लिखाया था मैंने आपको, याद आ रहा है ना? लिखने वाली क्लास में। चलो 1873, इसको देख लेंगे आप, इसके हिसाब से करेक्ट लगा लें। कौन सा हो जाएगा? 3125, 3125, हाँ सी सही है भैया, सी वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, करो या मरो का नारा किसने दिया था बताना जल्दी से यार? नंबर डी, गांधी जी ने दिया था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के थ्रू दिया था, करो या मरो। और 1942 में याद रखना, भारत अंग्रेजों को कहा था भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं, देखना अपनी स्क्रीन पर। When Subhash Chandra Bose resigned from the presidentship of Indian National Congress, the seat was offered to। जब सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? जल्दी से बताया जरा, कब दिया गया था? किसको दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जेबी कृपलानी? जल्दी से बताना जरा, ये याद रखना किसको दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1939 की बात है, याद रखना। नंबर 11 पर आ जाओ, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। 10 सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, सलाल पन है ना, बिजली परियोजना किस नदी पर है? बताना जल्दी जरा। चिनाब के ऊपर बताया था मैंने आपको, कहां पर है? चिनाब के ऊपर, याद रखिए। और चिनाब इसका आंसर हो जाता है कौन सा? सी। क्लियर बात समझ में आ रही है? इसके साथ साथ कुछ स्पेशल भी मैं आपको लिखा देता हूं। चिनाब के ऊपर कौन कौन है? दुलहस्ती जल परियोजना, सलाल वाली तो मैंने आपको लिखाई थी, सलाल पर ये बिजली की योजना है, याद रखना। बिजली परियोजना कहां पर है? ये चिनाब के ऊपर है, याद रखेंगे। और बगलिहार जल परियोजना, याद रखना, ये भी कहां पर है? ये तीनों परियोजना चिनाब के ऊपर है, चिनाब नदी के ऊपर, याद रखेंगे बात आप। तो दुलस्ती जल परियोजना कह दे, सलाल पल बिजली परियोजना कह दे, या बगलिहार जल परियोजना कह दे, सभी कहां है? चिनाब के ऊपर है, ठीक है, याद रखेंगे इसको आप। अच्छा तुलबुल परियोजना अगर आ जाए, तुलबुल परियोजना पूछा गया है पहले, इसमें नहीं, इसमें तो यही हुआ था, SSCGD वगैरह में क्वेश्चन आया हुआ है। तुलबुल परियोजना याद रखना, झेलम के ऊपर है, भारत पाकिस्तान को दोस्तों में बांटती है, झेलम नदी के ऊपर है तुलबुल परियोजना। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, और याद रखना रंजीत सागर बांध, ये रावी नदी के ऊपर है, कहां पर है? रावी नदी के ऊपर है, याद रखेंगे बात आप। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। अगला सवाल आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने दिया गया क्या? वसंत विषुवत होता है,
बताना जल्दी यार, कब होता है? 21 मार्च को होता है। 21 मार्च को सूर्य सबसे ज्यादा चमकता है इस दिन मध्य में, याद रहेगी बात। चलो जी, तो आपका ऑप्शन हो जाता है ए। क्लियर एकदम, ठीक है भैया। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर 13। क्या पूछा गया क्वेश्चन? राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में, फिर दोबारा सुन लेंगे, खेतड़ी प्रोजेक्ट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऐसे लिख लेना, देखो आप शॉर्ट में लिखा करो, खेतड़ी प्रोजेक्ट कहां पर है? राजस्थान में। याद रखना, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर बात, याद रहेगी, ठीक है। चलो सी पर है तांबा। नंबर 14 पर आ जाते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जल्दी बता। असम भैया, कांजीरंगा कई बार बताया, बहुत ज्यादा फेमस। कांजीरंगा उद्यान कहां पर है? असम के अंदर है। क्लियर बात समझ में आ रही है? और आपका आंसर हो जाता है बी, एकदम करेक्ट। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। एक याद रखेंगे, क्या? कान्हा नेशनल पार्क, जल्दी से बताएं जरा, आप ही लोग बताएंगे। कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है, जल्दी बताएं। पेरियार नेशनल पार्क, जल्दी से कमेंट करते रहे। सुंदरबन नेशनल पार्क, ये सभी आए हुए हैं, याद रखना, ठीक है। तो बताएं जल्दी जरा, तीनों कहां पर आएंगे, जल्दी से बताएं। कान्हा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो एमपी में होता है। पेरियार कहां पर होता है? केरला में होता है। सुंदरबन कहां होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। क्लियर बात समझ में आ गई? ये तीनों आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कान्हा नेशनल पार्क एमपी में, मध्य प्रदेश में। पेरियार नेशनल पार्क केरला में होगा। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो जी, नेक्स्ट पढ़ा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदी है? कावेरी, गंगा, चलो जी, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। ठीक है, तो जल्दी से बताएं जरा भाई। हमको ये पता है कि हिमालय नदी तंत्र कौन सा है। मैंने बताया था आपको, वे नदियां जो बिना मौसम के भी बहती हैं, बिना बरसात की भी लगातार बहती हैं, जो सीधी हिमालय से निकल कर अंदर आ रही है। और उनमें एक नाम मैंने आपको बताया था, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये वे नदियां जो बिना मौसम के बहेंगी। तो याद रखना, गंगा कौन से नंबर पर है? सेकंड पर है। और ब्रह्मपुत्र कौन सा नंबर है? थर्ड पे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन चाहिए जिसमें सेकंड और थर्ड हो? सेकंड और थर्ड, बी। बी आपका करेक्ट हो जाता है। क्लियर है? 16 पर आ जाए, थोड़े इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। बैंक दर का अर्थ है, समझ में आ गया? तो बैंक दर का अर्थ क्या होगा अगर हम बात करें? देखो, साहूकार द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय मनी लेंडर नहीं, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय शेड्यूल बैंक, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाला तो बहुत ही कम होता है, मतलब कम ना के बराबर होता है, ऐसे समझे आप। बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर और ऑफिशियल रेट, देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज की दर। डी ऑप्शन यहाँ पर होगा भैया, केंद्रीय द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक दर, स्टॉक बैंक की रेट बोलेंगे। चलो जी, 17 पर आ जाते हैं। यदि आरबीआई नकद कोषण अनुपात को घटा दे, समझ में आ रही बात? तो यानी कि आरबीआई क्या रिड्यूस कर दे? कैश रिजर्व रेशो, तो साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा? साख सृजन व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट? अगर नगद दर को घटा देगा तो क्रेडिट जो लोग ले रहे हैं वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। नंबर 18 पर आ जाते हैं। क्या बताया? निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं? गतिविधि विधियों का मुख्य लाभ अर्जित करना होता है। मुख्य लाभ अर्जित करना यानी पूंजीवादी। समझ रहे हैं बात को? याद रखेंगे, मुख्य लाभ का मतलब पूंजीवादी। 19 पर आ जाता है। 100 रुपए के नोट किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई गवर्नर होते हैं, सब जानते हैं। आरबीआई गवर्नर भी होते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। क्या बोला गया है?
फेमा का पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण रूप आपको बताना है फेरा एक्ट का, ठीक है। फेमा का आपको क्या बताना है, फुल फॉर्म बताना है, तो बताएं जल्दी जरा, फेमा का फुल फॉर्म क्या होगा। फेमा की अगर हम बात करें, याद रखना ये एक्ट है जो 2000 के आसपास लागू किया गया था, और इस एक्ट में क्या कहा गया था कि जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं, विदेश के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, उनके ऊपर भारत का एक साहूकार, समझ लें आप, भारत का एक साहूकार, ये एजेंट उनके ऊपर कंट्रोल करेगा उनको, है ना, कि आप हमारी एजेंसियों के अंडर में क्या कर रहे हैं। उसी के लिए फेमा बनाया गया था, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, याद रखेंगे, बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो जी 21 पर आ जाते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 21। चलो भैया बताना जरा, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया, देखिए जरा क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या बोला गया, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है, जन स्वास्थ्य किसमें शामिल है, याद रखना ये ऑप्शन सही है, राज्य सूची में किसमें शामिल है, राज्य सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाते हैं, क्या बताया गया, पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है, तो बताएं जल्दी जरा, बताना जल्दी जरा, किसमें रखी गई है पंचायती राज व्यवस्था, कौन से अधिकारों में रखी गई, मूल अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार नहीं, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी, हाँ डीपीएसपी में रखी गई है, समझ में आ रही है बात, डीपीएसपी में रखी गई है। और याद रखना भाग 4 में रखी गई है और आर्टिकल नंबर 14 में ये लिखी गई है, पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास पॉलिटी में, ये लिखा जाएगा डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, कुछ अधिकार हमको दिए गए हैं और कुछ अधिकार राज्य को दिए गए हमारे विरुद्ध काम करने के लिए, जिनको हम डीपीएसपी बोलते हैं, और अपने अधिकारी को फंडामेंटल बोलते हैं। फंडामेंटल पार्ट नंबर 3 से लिया गया है, और 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक जितने भी अधिकार दिए गए हैं, समझ, जैसे मैंने आपको पॉलिटी में कराया था, कारखानों में बच्चों से काम न करवाना, ये कौन सा आर्टिकल में ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, ये भी मौलिक अधिकारों में आएगा, समझ में आ रही है बात, ठीक। चलो जी, मैं धर्मों की जितनी भी बातें हैं वो सब मौलिक अधिकारों में आएंगी, धर्म के पुजारी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो भी मौलिक अधिकारों में आएगा, आप समझ रहे इस बात को, हाँ, तो ये बात आप याद रखेंगे, चीजों को रिवाइज करते रहते हैं, जो आपने नोट्स बनाए ना बेटा, उन नोट्सों को आप रिवाइज करते रहते हैं, अब उनको टाइमिंग के हिसाब से जब भी आपको टाइम मिले। बाकी ग्राफ तालिका अगर आपने पढ़ ली है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ग्राफ तालिका आपको समझ में आ गई अच्छे से, तो उस पर ज्यादा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं। जीएस का पोर्शन बहुत जबरदस्त तरीके से मेंटेन होने वाला है, तो जीएस पर फोकस ज्यादा से ज्यादा करें। अगर आप 8-10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने टाइम के अनुसार रीजनिंग वगैरह अगर आपने ठीक ठाक कर ली उतनी, तो कम से कम आधा टाइम 5 से 6 घंटे जीएस को दें, ज़्यादा नया पढ़ना नहीं है। जो आपकी क्लासेस में ले रहा हूँ वो आपको देखो, अब ऐसा भी हो रहा है कि कुछ हमारा सिलेबस बचा हुआ है तो उनको हैंड टू हैंड आपको याद करना है। जैसे मैंने आज पढ़ाया तो क्लास लेने के साथ साथ आप ऐसा समझे कि वो आपको याद हो जाए। चलो जी 23 पर आ जाते हैं। क्या बोला गया? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, जल्दी से बताएं, आर्टिकल 20A से। कल की क्लास में बताया भैया आर्टिकल नंबर 21A, और आंसर हो जाता है आपका A। 24 पर आ जाते हैं। क्या बताया गया? निम्न में से किसने संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था? उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने, याद रखना, उद्देश्य प्रस्ताव दिया था नेहरू जी ने। क्लियर है? और ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई? चलो जी नंबर बात कर देते हैं 25 की। और क्या पूछा गया इसमें आपसे? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित की बात कही गई है? तो याद रखना आर्टिकल नंबर 29। अल्पसंख्यकों के हित की बात।
क्लियर बात समझ में आ रही है? इसके साथ साथ दो चार मैं आपको और बता देता हूँ। आर्टिकल नंबर 21 प्राण वैधानिक स्वतंत्रता, ये आपका हो गया है। बाकी मैं एक्स्ट्रा में आपको लिखा रहा हूँ, याद रखना। आर्टिकल नंबर 21 मौलिक अधिकार है, क्या बताया था? 12 से लेकर 35 तक जितने भी होंगे सारे अधिकार होंगे, ठीक है। चलो आगे की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट की बात कर लेता हूं। ये आर्टिकल नंबर 24 मैंने आपको बताया था, कारखानों में बच्चों से काम नहीं करवाना, कारखानों में बच्चों से काम नहीं करवाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं। क्या पूछा गया? ठोस चालकों में धारा प्रवाह होते हैं, कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन भैया, याद रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन, सी आपका सही हो जाता है। 27 पर आ जाए, क्या बताया गया? 27 में क्या बताया गया? 27 में बोला गया है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति नहीं दिया। प्रकाश वर्ष किसकी गति नापता है? याद रखना, प्रकाश की गति नापता है, और सी आपका ऑप्शन सही हो जाता है। निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, उसको हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। अगले आ जाए नेक्स्ट नंबर 28 के ऊपर। ब्लीचिंग पाउडर का नाम यह भी है, ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं? CaCl2, ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं फॉर्मूला CaCl2। अगर नाम की बात करें तो नाम हो जाता है क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके अलावा एक नाम और पूछ लिया जाता है, अगर मैं बताऊं आपको, जिप्सम, ठीक है। और क्या पूछ लिया जाता है? अच्छा, इसकी बात अगर हम करें तो ये होगा कैल्शियम सल्फेट। ग्रुप डी का क्वेश्चन लिखा रहा हूं, यहां पर भी पूछा जा सकता है, याद रखना। और याद रखना, नमक, याद रखना, नमक अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलो जी, 29 की अगर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखना जरा क्या बोला गया। 29 में 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। 18 कैरेट सोने में भाई 100% कैरेट, 100%, 100 कैरेट क्या होता है? 100% होता है। और उसने कितना पूछा हमसे? भाई 100%। और पूछा कितना उसने हमसे? अगर मैं पूछूं 1 कैरेट का बताओ तो कितना हो जाएगा? 100/24। और उसने पूछा 18 कैरेट का, 18 कैरेट का यानी 100/24 गुना 18। क्लियर बात समझ में? इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। और यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ये 75 आ जाएगा प्रतिशत आपका। क्लियर है? हाँ, ये याद रखना बस, ये कैरेट में कितनी शुद्धता होती है? 100/24। अब जितने कैरेट भी बोले उतने से गुणा ठोक देना, ठीक है भैया। चलो आखिरी बात आ जाती है नंबर 30, लास्ट सवाल। जीएस के 30 क्वेश्चन आने और आखिरी सवाल हमारा है आज का। क्वेश्चन नंबर 30, संतरे में बहुत आयाम होता है और ऑरेंज कंटेन्स एबंडेंट ऑफ, क्या होता है जल्दी बताएं? विटामिन सी। बताया भैया, विटामिन सी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों जल्दी से बताएं आपको हमारी क्लास कैसी लगी। 30 क्वेश्चन एक तरीके से बेहतरीन 30 क्वेश्चन की सीरीज प्रीवियस ईयर हो जाएगा और क्वेश्चन भी आपके लग जाएंगे। कितने क्वेश्चन फुल आ रहे हैं, समझ में आ गई बात? ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले पेपर के साथ।